रोहन ने आज हिम्मत जुटाकर अपने पिता से अपने प्रेम के बारे में बताने का फैसला किया था। पापा, मुझे लड़की पसंद है। उसका नाम मीरा है। मुझे उसी से शादी करनी है। कौन मीरा? ये? पिताजी ने फोटो देखी तो उनका चेहरा बिगड़ गया। जी पापा, वो बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है। अरे इतनी काली पतली लड़की, इसमें क्या देखा तूने रोहन? देख बेटा, शादी ब्याह में रूप रंग का भी ध्यान रखना पड़ता है, वरना समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। पापा, रंग नहीं, उसका दिल और स्वभाव ही उसकी असली खूबसूरती है। प्रेम में रंग रूप नहीं, आत्मा देखी जाती है। हाँ ठीक है, मगर लोग क्या कहेंगे? माँ, लोगों के लिए जीना है या अपनी खुशी के लिए? मैं मीरा से प्रेम करता हूँ, बस। रोहन की बात सुनकर पिताजी खुश नहीं थे, लेकिन बेटे की जिद के आगे हार गए। ठीक है, अगर मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूं, बाकी तेरा जो मन करे वो कर। रोहन ने अपनी पसंद से शादी कर ली। वहीं आज मीरा की पहली रसोई थी। वो बहुत घबराई हुई थी। उसने अपने काले लंबे बालों का जूड़ा बनाया और लग गई रसोई में खाना बनाने। अरे ये क्या, दाल में बाल? भगवान, मेरी पहली रसोई है, तुम बस साथ देना मेरा। आज सबका दिल जीतना है मुझे। मीरा ने बड़े प्यार से सबके लिए खाना बनाया, लेकिन रसोई में काम करते समय उसका एक बाल दाल में गिर गया, जिसे उसने देखा नहीं। देखो, मैंने कहा था ना, इस लड़की से घर नहीं चलेगा। अब देखो, पहले ही दिन गंदगी। अचानक पिताजी की आवाज से सबका ध्यान गया। दाल की कटोरी में एक लंबा बाल तैर रहा था। छी, कितनी गंदगी है, खाना कैसे खाएं अब? सुनो बहू, कल ही अपने बाल कटवा लेना। घर की साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। माफ करिए पिताजी, गलती हो गई मुझसे, मैं दोबारा बना देती हूँ। बेटी, इतने लंबे बाल रखोगी तो ये सब तो होगा ही। घर में काम करने वाली औरत के इतने लंबे बाल ठीक नहीं। पापा, एक गलती के लिए इतना बड़ा फैसला? मीरा के बाल उसकी खूबसूरती हैं। तो चुप रह रोहन, घर की औरत को साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाल उसकी पहचान थे। तभी रोहन बोला, मीरा, तुम अपने बाल मत कटवाना, ये तुम्हारी पहचान है। पिताजी माफी चाहती हूँ, आगे से ध्यान रखूंगी, लेकिन मैं अपने बाल नहीं कटवा सकती। मुझे इनसे बेहद प्यार है। प्यार से पेट नहीं भरता बेटी। घर का काम करना है तो थोड़ा सफाई और ध्यान लगा के करो। उस दिन के बाद से मीरा बहुत परेशान थी। सासू माँ रोज उसे बाल काटने को कहती। एक रात वो अपने बालों में तेल लगा रही थी और सोच रही थी। माँ कहती थी, औरत के बाल उसकी शक्ति है, मैं इन्हें नहीं कटवाऊंगी। अचानक नीचे से आवाज आई। मीरा को लगा कि कोई घर में घुसा है। उसने हिम्मत की। कौन है वहाँ? हाँ, कहीं कोई चोर तो नहीं? मीरा ने अपने लंबे बालों को कसकर बांधा, फिर एक डंडा उठाकर धीरे धीरे नीचे गई। भगवान, अगर कोई चोर है तो मुझे हिम्मत देना। चोर धीरे से अलमारी खंगाल रहा है और सामान ढूंढते हुए बोला, यहाँ पैसे कहाँ रखे होंगे? अरे सारी कीमती जेवर कहाँ रखती है इन कमबख्तों ने? कौन हो तुम? हाँ, और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तू कौन है? आवाज मत निकालना वरना खराब होगा। यहाँ चोरी करने आया है? मैं चिल्लाऊंगी। अगर एक भी आवाज निकाली तो इस चाकू से काट दूंगा, समझी? मीरा घबरा गई, लेकिन उसने अपने बालों की तरफ देखा। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। अचानक से रोने की एक्टिंग करते हुए, भाई साहब, मैं गरीब औरत हूँ, यहाँ कुछ नहीं है। मेरे पास बस ये काले लंबे बाल हैं, जिन्हें घर वाले भी पसंद नहीं करते। क्या बोल रही है? पैसे गहने कहाँ हैं? भाई, अगर चाहो तो ये बाल काट कर ले जाओ, बाजार में बिक जाएंगे। यहाँ कुछ और नहीं है। पागल है क्या? बाल लेकर क्या करूंगा मैं? यही तो मीरा चाहती थी। जैसे ही चोर लापरवाह हुआ और हंसा, मीरा ने अपनी तेजी दिखाई। अब दिखाती हूँ इन बालों की ताकत। अरे ये क्या, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मीरा ने चतुराई से अपने मजबूत लंबे बालों को चोर की आंखों और गले के चारों तरफ लपेट दिया। चोर का दम घुटने लगा। ये है मेरे काले लंबे बाल, तुझे लगता था ये कमजोरी है? मीरा डंडे से चोर के हाथ पर चाकू मार के गिरा देती है। अरे अरे, छोड़ छोड़ दो मुझे, गलती कर दिया मैं तो, छोड़। गलती? चोरी करने आया था ना, अब भुगत। चोर बिल्कुल बेबस हो गया था। मीरा के बाल इतने मजबूत थे कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। सब उठो, चोर है घर में, जल्दी आओ जल्दी आओ, यहाँ एक चोर है। दीदी माफ कर दो, मैं गलत था। अब दीदी याद आ गई। जब चाकू लेकर डरा रहा था तब क्या लगी थी मैं तेरी? सब जाग जाते हैं और नीचे दौड़ आते हैं। जब उन्होंने देखा कि मीरा ने अपने बालों से चोर को बांध रखा है तो वो हैरान रह गए। मीरा, मीरा, तुम ठीक हो? ये क्या हो रहा है? बहू, ये क्या किया तूने?
पिताजी, इसने घर में चोरी करने की कोशिश की और देखिए, जिन बालों को आप बोझ समझते थे उन्हीं से मैंने इसे पकड़ा है। साहब, आपकी बहू ने मुझे इन बालों से ऐसा फंसाया कि मैं हिल ही नहीं पा रहा। अरे तेरे इन बालों में इतनी ताकत है। बेटी, हमने तुझे ये बाल काटने को कहा था, माफ कर दे हमें। माँ जी, आप सब ने कहा था ये बाल गंदगी लाते हैं, आज इन्होंने घर को बचाया है। मीरा, तुम्हारी ये बाल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब आज के बाद कोई तुमसे बाल कटवाने को नहीं कहेगा। बहू, तूने आज मेरी आंखें खोल दी। तेरी ये काले लंबे बाल तेरी असली पहचान है। अरे फैमिली मेल मिलाप खत्म हो गया हो तो कोई मुझे इस बालों से छुट्टी दिलाओ, वरना मैं यहीं मर जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। तुम जल्दी ही आराम से जेल जाओगे। पुलिस आके चोर को पकड़ लेती है। उस दिन के बाद घर में किसी ने मीरा से बाल काटने को नहीं कहा। पिताजी को एहसास हुआ कि वो गलत थे, लेकिन मीरा की असली परीक्षा अभी बाकी थी। शादी के कुछ दिन बाद रोहन और मीरा दूसरे शहर घूमने जा रहे थे। दोनों बस में बैठकर खुशी से बातें कर रहे थे। मीरा, कितना अच्छा लग रहा है ना, पहली बार साथ में कहीं जा रहे हैं। हाँ, और मैं इसलिए भी खुश हूँ कि पापा जी ने भी खुशी से भेजा है। अचानक बस रुक जाती है। बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। 3 डकैत बंदूक लेकर बस में चढ़ते हैं। अरे सब नीचे बैठ जाओ, जो भी हिला डोला सीधा उसका काम तमाम। बस में मौजूद सभी यात्री डर जाते हैं। बच्चे रोने लगते हैं, औरतें घबरा जाती हैं। जल्दी जल्दी साहब अपने पैसे निकालो, गहने निकालो। मीरा, मीरा मेरे पीछे रहो। नहीं रोहन, आज मैं दिखाऊंगी कि औरत कमजोर नहीं होती। ये मेरे बाल, माँ कहती थी, ये मेरी ताकत है। मीरा ने अपने लंबे बाल धीरे से खोले और एक योजना बनाई। भाई, मैं अपने सारे गहने दे देती हूँ, बस किसी को नुकसान मत पहुँचाना। हाँ हाँ, जल्दी निकाल। जैसे ही डकैत का मुखिया मीरा के पास आया, मीरा ने तेजी से अपने मजबूत लंबे बालों से उसकी आंखों पर मारा और बंदूक छीन ली। उसके बाद एक जाल की तरह डकैत को फंसा गए। बंदूक छीनकर बालों से डकैत की गर्दन को जकड़ लिया। अब तुम तीनों हाथ ऊपर करो, बहुत हुआ तुम लोगों का। ये लड़की, इसके बाल। मीरा का साहस देखते हुए रोहन ने दूसरे डकैतों को भी बांध दिया। पूरी बस में तालियों की आवाज गूंज गई। वाह बहन जी, आपके बालों ने आज सबकी जान बचा दी। मीरा, तुम्हारी ये बाल, उफ, कितने सुंदर और कितने काबिल हैं कि सारे डकैत ढेर कर दिए। वाह मेरी शेरनी। बस ड्राइवर ने तुरंत पुलिस को फोन किया। सभी यात्री मीरा की तारीफ करने लगे और उसके बालों को देखकर हैरान थे। वहीं इस घटना के कुछ दिन बाद पुलिस अधिकारी और सरकार के लोग मीरा को सम्मानित करने आए। मीरा जी, आपकी बहादुरी के लिए सरकार आपको वीरता पुरस्कार देना चाहती है। आपने न सिर्फ अपने घर की रक्षा की, बल्कि बस के सभी यात्रियों की जान बचाई। और खास बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है किसी महिला ने अपने बालों का इस्तेमाल करके ऐसा किया। इस नए तरीके और बहादुरी के लिए सरकार आपको सम्मान देगी। बेटी, मैं माफी चाहता हूँ। मैंने तुझे सिर्फ रंग से देखा था, तेरे बालों को बोझ समझा था। पिताजी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटी, मैं गलत था। मैंने तुझे तेरे रंग और पर्सनैलिटी से तुझे जज किया और कितनी बार तुझसे बालों को काटने के लिए बोला, जबकि तेरे ये काले लंबे बाल, ये तेरी असली ताकत है। तेरा साहस, तेरा चरित्र, तू सच में हीरे से भी कीमती है। पापा, मैंने कहा था ना कि असली खूबसूरती दिल में होती है, और मीरा के ये बाल उसकी शक्ति हैं। बेटी, मैंने तुझसे बाल काटने को कहा था, मुझे माफ कर दे। तेरे बालों ने आज हम सबकी इज्जत बढ़ाई है। पिताजी, ये बाल सिर्फ बाल नहीं है। माँ कहती थी कि औरत के बाल उसके आत्मविश्वास का प्रतीक है। आज मैंने साबित कर दिया कि ये मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। बेटी, आज मुझे समझ आया कि सुंदरता चेहरे में नहीं, कामों में होती है। तू मेरी बेटी है, मेरा गर्व है। तेरी ये लंबे बाल तेरा गहना है। प्रेम में रंग नहीं, भावनाएं देखी जाती हैं, और मीरा के बालों में छुपी ये ताकत ने सबको दिखा दिया। सभी खुशी से गले मिले। मीरा ने अपने लंबे काले बाल हवा में लहराए। आज वो साबित कर चुकी थी कि उसके लंबे बाल उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। दिल्ली की एक गली में, जहां अमीरी और गरीबी केवल एक दीवार से अलग हैं, वहां एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो समाज के हर नियम को तोड़ देती है। क्या होता है जब एक झाड़ू पोछा करने वाली लड़की अचानक उसी घर की बहू बन जाती है। माँ, अस्पताल का बिल 50,000 रुपए है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन जल्दी करवाना होगा, वरना। बेटी, मैंने जो कुछ था सब बेच दिया। अब तो सिर्फ यही उम्मीद है कि सिंघानिया साहब कुछ पैसे से मदद कर दें।
की बीमारी और घर की माली हालत ने मीरा को मजबूर कर दिया था। 12वीं पास करने के बाद कॉलेज का सपना छोड़कर वो सिंघानिया हवेली में काम करने लगी। ये कौन है माँ? नई नौकरानी? हाँ, राजेश की बेटी है, पढ़ी लिखी है लेकिन मजबूरी में काम कर रही है। तुम अपना काम करो। नमस्ते साहब। पहली नजर में ही अर्जुन को लगा कि ये लड़की अलग है। उसकी आंखों में सपने थे, हार नहीं। उस घर में उसे 3 महीने हो गए काम करते हुए। तुम रोज शाम को क्या पढ़ती हो? साहब, वो मैं कॉलेज की किताबें पढ़ती हूँ। सोचती हूँ कि शायद कभी पढ़ाई पूरी कर सकूँ मैं अपनी। क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। अर्जुन ने मीरा की पढ़ाई में मदद करनी शुरू की, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये दोस्ती प्यार में बदल जाएगी। कुछ समय बाद हवेली के बगीचे में दोनों साथ में बात कर रहे थे, तभी मीरा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं एक नौकरानी हूँ। मेरे लिए तुम सिर्फ मीरा हो, न नौकरानी, न गरीब, न अमीर। लेकिन प्यार के इस इकरार में वो भूल गए थे कि समाज और परिवार कितना क्रूर हो सकता है। क्या कहा तुमने? नौकरानी से शादी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अर्जुन? माँ, मैं मीरा से प्यार करता हूँ। ये प्यार नहीं, पागलपन है। लोग क्या कहेंगे? हमारी इज्जत का क्या होगा? सुनीता ने मीरा को तुरंत घर से निकाल दिया, लेकिन अर्जुन का प्यार इतना मजबूत था कि वो घर छोड़कर मीरा के पास चला गया। वहीं 6 महीने बाद एक छोटे से मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। अरे आप दोनों अब पति पत्नी हैं। अर्जुन, आपने अपना घर छोड़ दिया मेरे लिए। घर वहां होता है जहां प्यार हो मीरा। शादी के बाद अर्जुन ने अपना छोटा बिजनेस शुरू किया। मीरा ने भी साथ देते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी। ऐसे ही 2 साल बीत गए। अर्जुन, देखो मैंने MBA पूरा कर लिया। मुझे तुम पर गर्व है। अब तो मेरे बिजनेस में पार्टनर बनोगी। मीरा ने सिर्फ पढ़ाई पूरी नहीं की, बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी निखारा। अब वो आत्मविश्वास से भरी एक सफल महिला बन गई थी। 3 साल बाद उनके घर एक कॉल आई और वो दोनों अस्पताल के लिए भागे। सुनीता जी को हार्ट अटैक आया है, उन्हें परिवार की जरूरत है। चलिए माँ जी के पास चलते हैं। मेरा तुम आ गए मेरा। माँ जी, आप मेरी भी माँ हैं। बीमारी के दौरान मीरा ने सुनीता की देखभाल की जैसे अपनी माँ की वो किया करती थी। इससे सुनीता का दिल पिघल गया। सुनीता ठीक होके घर वापस आ गई। मीरा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। माँ जी, आपने अपने बेटे की खुशी के बारे में सोचा था, ये गलत नहीं था। माँ, मीरा ने हमारे बिजनेस को इतना बढ़ाया है, अब हम पहले से 2 गुने पैसे कमा रहे हैं। मीरा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं अपने घमंड में अंधी हो गई थी। माँ, आप देखिए, मीरा के स्किल सेंटर से अब तक 200 महिलाओं को रोजगार मिला है। अच्छा, सच में? जी माँ जी, और मैंने एक और काम किया है। मैंने अपने बिजनेस की 50% हिस्सेदारी अर्जुन के नाम कर दी है। क्या? लेकिन मीरा, ये तुम्हारी मेहनत थी। अर्जुन, हम पति पत्नी हैं। मेरी सफलता आपकी है और आपकी मेरी, लेकिन हाँ, बिजनेस के फैसले मैं खुद लूंगी। अब मुझे समझ आ गया कि मेरे बेटे ने सही चुनाव किया था। मुझे अपनी बहू पर बहुत गर्व है। सुनीता को समझ आ गया था कि मीरा सिर्फ एक अच्छी पत्नी ही नहीं, बल्कि एक सशक्त महिला भी है, जो परंपरा और आधुनिकता को संतुलित करना जानती है। वहीं एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में पूरे परिवार के साथ मीरा थी, जहां उससे वहां मौजूद गेस्ट एक सवाल करते हैं। सुनीता जी, ये आपकी बहू है? सुना है ये पहले आपके घर में काम करती थी। हाँ, और अब ये शक्ति स्किल सेंटर की फाउंडर है। 500 महिलाओं को रोजगार दे चुकी है। लेकिन फिर भी बैकग्राउंड तो नौकरानी का ही है ना? जी हाँ, मैं नौकरानी थी। 50 रुपए रोज की मजदूरी पर काम करती थी, लेकिन आज मेरी कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ है। मैंने ये साबित किया है कि इंसान की जात उसका काम है, उसका जन्म नहीं। मैं किसी से डर कर या शर्मिंदा होकर नहीं जीती हूँ, सिर्फ काम पर ध्यान देती हूँ और काम को ही किस्मत मानती हूँ। यही है मेरी पत्नी की असली ताकत। मीरा के जवाब से पूरा हॉल गूंज उठा। उसके आत्मविश्वास ने सबको न सिर्फ प्रभावित किया, बल्कि प्रेरणा भी दी।
मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि मेहनत और हौसले से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आज मीरा सिर्फ एक सफल बिजनेस वुमेन ही नहीं बल्कि एक आदर्श बहू और पत्नी भी है। उसकी कहानी सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसके काम और चरित्र से होती है, ना कि उसकी जात या आर्थिक स्थिति से। जब प्यार सच्चा हो और हौसले बुलंद हो तो कोई भी रुकावट आपको आपके सपनों से दूर नहीं रख सकती। मीरा की ये यात्रा एक नौकरानी से बहुरानी तक सिखाती है कि समय के साथ रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा जीत जाती है। कहते हैं ना कि घर की दीवारें बहुत कुछ देखती हैं। आज हम आपको एक ऐसे घर की कहानी सुनाते हैं जहां रंग भेद की वजह से दो बहनों के साथ अलग अलग व्यवहार होता है। कविता और सुविता, दो बहुएं, एक ही घर लेकिन दो अलग किस्मत। रसोई में कविता और सुविता दोनों खाना बना रही हैं। सुविता, तुम सब्जी देख लो, मैं खीर बना रही हूँ। हाँ दीदी, बस हो गई। वाह सुविता, कितना स्वादिष्ट बनाया है तूने, बिल्कुल होटल जैसा स्वाद है। हमारी सुविता के हाथों में जादू है, इतना बेहतरीन मसाला, लगता है जैसे 5 सितारा होटल का खाना हो। और देखो इसका रंग भी कितना सुंदर है, गोरी हो तो सब काम भी इतना साफ सुथरा करती है। भगवान ने कितने अच्छे हाथ दिए हैं इसे। हाँ जी, हमारे बेटे की पसंद ही इतनी अच्छी है, ऐसी सुंदर और गुणवान बहू मिली है। माँ जी, खीर भी चख लीजिए। हाँ ठीक है, थोड़ा कम मीठा है, हमेशा तेरे से तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। सुविता बेटी, तू ही खीर भी बनाया कर। हाँ, खीर में अभ्यास चाहिए होता है, कुछ लोगों के हाथ का बना खाना ही अलग लगता है। अरे रंग गोरा हो तो सब काम भी गोरे लगते हैं, काले को देखकर ही मन खराब हो जाता है। हमेशा यही होता है, मैं कितनी भी मेहनत करूं। वही तीनों नंदे कविता के पास आती हैं। कविता भाभी, आपकी खीर तो वर्ल्ड फेमस है, हमें तो बहुत पसंद आई। हाँ भाभी, आप तो खाना बनाने में बेस्ट हैं। सुविता भाभी से तो कहीं ज्यादा अच्छा बनाती हैं आप। भाभी, आप हमें भी खाना बनाना सिखाएंगी ना? हाँ बिल्कुल, तुम लोग इतना प्यार करते हो। दूसरे पल वो तीनों सुविता के पास जाते हैं। सुविता भाभी, आप तो बेहद सुंदर हैं और आपके हाथ का खाना तो मतलब एकदम लाजवाब। भाभी, आपकी सब्जी का स्वाद तो होटल से भी बेहतर है, आप तो बेस्ट शेफ बन सकती हैं। हमारे परिवार में आपकी जैसी सुंदर और प्रतिभाशाली बहू आई है, हम कितने भाग्यशाली हैं। दोनों भाभी से चिकनी चुपड़ी बात करने के बाद रात में तीनों नंदे अकेले में अपनी असलियत में आती हैं। यारी कविता कितनी काली और भद्दी है, देखने में घिन आती है। भाई को क्या जरूरत थी इस कोयले से शादी करने की। और कितना खाना बनाने में लगी रहती है, लगता है खुद को कोई महान रसोइया समझती है। असलियत तो ये है कि हमारे घर की नौकरानी भी इससे अच्छा खाना बनाती है। मुझे तो इसे देखकर उल्टी आती है, इतनी काली की रात में दिखाई भी न दे। भाई अंधा हो गया था क्या? और सबसे बड़ी बात ये समझती है कि हम इसे सम्मान देंगे। हाँ, हम तो सिर्फ मजे लेते हैं, बेवकूफ कहीं की। मैंने कल इसे रसोई में अकेले रोते हुए देखा था, शायद सोच रही होगी कि कोई इसे प्यार नहीं करता, और ये सच भी तो है। बेचारी, सोचो पूरी जिंदगी ऐसे जीना पड़ेगा, कोई इसे गंभीरता से लेता ही नहीं। वैसे बहनों, मुझे लगता है हमें इसका और भी फायदा उठाना चाहिए। ये तो हमारी हर बात मान लेती है। माँ बाबूजी इसके काले रंग की वजह से वैसे ही इससे दूर रहते हैं, तो किसी को कुछ बता भी नहीं पाएगी। बिल्कुल सही, जब तक ये घर में है इसे हम नौकर बना सकते हैं। भाई भी घर में नहीं है तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और सुविता को हम अपने खेल में शामिल कर लेंगे। अच्छा सुनो, माँ पापा पहले ही सुविता को पसंद करते हैं उसके गोरे रंग की वजह से, क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं? मतलब? अरे संपत्ति का जो हिस्सा भैया के नाम है वो कागजात कविता के पास है, हम उन्हें समझाकर अपने नाम करवा लेते हैं और चुपचाप तीनों आपस में बांट लेते हैं। क्या बात है, उस कलूटी को तो कोई सहारा भी नहीं देगा। हम उसे इतना परेशान करेंगे कि वो खुद ही कागज दे देगी। और सुविता, उसे हम मना लेंगे, वैसे भी वो काली कलूटी दिल की बहुत भोली है। कुछ समय बाद तीनों नंदे कविता के पास रोने का नाटक करते हुए आती हैं। भाभी, हमारी शादी में बहुत खर्चा आ रहा है, पापा परेशान है, समझ नहीं आ रहा कि पैसे कहाँ से आएंगे। भाभी, आप तो हमारी बड़ी बहन जैसी हैं, कुछ मदद कीजिए ना आप हमारी। भाभी, बस प्रॉपर्टी के कागजात हमें दे दीजिए, बैंक में कर्ज के लिए चाहिए, बाद में हम आपको वापस कर देंगे। हाँ, लेकिन ये तो तुम्हारे भाई से पूछना चाहिए ना। अरे भाभी, वो तो बाहर हैं और आप बड़ी बहू हैं, तो आपकी बात मानी जाएगी। भाभी, अगर आप नहीं मदद करेंगे तो हमारी शादी टूट सकती है। भाभी प्लीज आप हमारी मदद करिए, आपके अलावा कौन है हमारा। ठीक है, परिवार के लिए तो करना ही पड़ेगा। कविता से कागजात लेने के बाद अब तीनों अपने असली रूप में आ गई। क्या बात है, अब सारी संपत्ति हमारी हो गई, इस काली कलूटी को तो पता भी नहीं चला। कितनी आसानी से फंस गई, अब हम तीनों अमीर हो जाएंगे।
अब तुम मौज मस्ती का समय है। इस मूर्ख को धन्यवाद भी कहना चाहिए, अपनी संपत्ति हमें दे दी। कागजात देने के बाद कविता को क्या पता था कि प्यार के नाम पर उसके साथ धोखा हो रहा है। अगले दिन रसोई में, कविता भाभी आज खाना जल्दी बनाइएगा, हमें बाहर जाना है खरीदारी के लिए। और हाँ, हमारे कपड़े भी धो देना, हमारे पास समय नहीं है। भाभी हमारा कमरा साफ कर देना, मेहमान आ रहे हैं। लेकिन कल तो तुम लोग इतना प्यार कर रही थी, आज अचानक क्या हो गया? अब हमारा मूड नहीं है और तुम्हारा काला मुंह देखकर तो इच्छा भी मर गई बात करने की। भगवान, मैंने क्या गलत किया है? सिर्फ मेरा रंग काला है, इसीलिए मुझे कोई इज्जत नहीं देता, मैं चाहे जितनी मेहनत करूं। कविता दीदी, मुझे बहुत बुरा लगा जो आपके साथ हुआ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है सुविता, तुम बहुत अच्छी हो, बस ये रंग का खेल है। दीदी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ननद जी कुछ गलत कर रही हैं, मैंने सुना है। क्या मतलब? वो संपत्ति के कागज वो सच में कर्ज के लिए नहीं चाहिए थे, वो अपने नाम करवाना चाहती हैं। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? दीदी, मुझे भी शर्म आती है कि मैं उनके साथ मिलकर आपके साथ झूठा व्यवहार कर रही थी। वो मुझे भी समझा रही थी कि आप जलती हैं मुझसे। तुमने भी मुझे धोखा दिया? दीदी, मैं बहुत माफी चाहती हूँ, मैं उनकी बातों में आ गई, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। आप कितनी अच्छी हैं, हम सब ने कितना गलत किया आपके साथ। सुविता, मैंने तुम सबको अपना परिवार समझा था, लेकिन तुम सब ने मिलकर मेरे साथ खेल खेला। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको उन कागजातों के बारे में सच बताना चाहती हूँ। जो हो रहा है होने दो सुविता, ईश्वर सब देख रहा है, हिसाब जरूर होगा। कुछ महीने बाद तीनों की शादी की तैयारी पूरे घर में जोर शोर से चलती है। लड़कियों, हम अपने मकसद में कामयाब हो गए और अब हम अमीर हो जाएंगे। उस काली को तो पता भी नहीं चला कि कैसे हमने उसे बेवकूफ बनाया। अब हमारी शादियों के बाद अपना घर, अपनी संपत्ति, बेहतरीन जिंदगी होगी। समय बदला और तीनों नंदों की शादी हो गई। अब उन्हें अपने किए का फल मिलने वाला था। नीता, यार मैं परेशान हूँ, यहाँ सब मुझे काली विया कहकर बुलाते हैं, मेरी हर छोटी छोटी कमियों को गिनाते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ। दीदी, मेरे साथ भी यही हो रहा है, यहाँ की अकेली बहू मुझसे जलती है, पीठ पीछे कहती है गोरी को कुछ भी नहीं आता, बस मुंह की चिकनी है, अकल तो पैसे की नहीं है। दीदी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर, हमने कविता भाभी के साथ कितना गलत किया था, हमारे साथ आज वही हो रहा है। हाँ यार, बिल्कुल वही शब्द जो हमने भाभी के लिए इस्तेमाल किए थे, काली भद्दी, वही सब सुनने को मिल रहा है। यार, हमने उनके साथ नौकरों की तरह बर्ताव किया था, अब समझ में आया कि कैसा लगता है ऐसा करने पर। दीदी, मुझे याद आ रहा है कि कैसे हमने भाभी को झूठा प्यार दिखाकर सारी संपत्ति छीनी थी। हमने सिर्फ उनकी संपत्ति नहीं, उनकी खुशी, उनका विश्वास, उनकी प्रतिष्ठा, सब कुछ छीन लिया। और सुविता भाभी को भी हमने इस्तेमाल किया था। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। चलो वापस चलकर सब सच बता देते हैं और माफी मांगते हैं। हमें अपनी सारी गलतियां मानकर भाभी से क्षमा मांगनी चाहिए। तीनों नंदे घर वापस आकर कविता के सामने घुटनों पर बैठ जाती हैं। कविता भाभी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने आपके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया, हम बहुत शर्मिंदा हैं। भाभी, जो संपत्ति के कागज हमने लिए थे वो ये रहे, हमने आपके साथ गलत किया, आपसे झूठ बोलकर। भाभी, आज जब हमारे साथ वही हो रहा है जो हमने आपके साथ किया, तब जाकर एहसास हुआ कि रंग कोई भी हो, दुख तो एक ही जैसा लगता है। गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे मान लेना बड़प्पन है। तुम लोगों ने जो एहसास किया है वही सबसे बड़ी बात है। बेटी कविता, मुझसे भी गलती हुई है, तू भी मेरी बेटी है, रंग से इंसान नहीं दिल से इंसान बनता है, मुझे भी माफ कर दे। मैं तो बस आपके प्यार की भूखी थी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। जो बीत गया उसको भूल के हम आगे बढ़ते हैं। बहू, तेरे रंग की वजह से हमने तुझे बहुत भला बुरा कहा, लेकिन दिल तुम्हारा हीरा है। हाँ भाभी, हम तीनों बहनों को भी अपनी बहन समझ के माफ कर दो। वो तो मैंने कब का कर दिया तुम लोगों को। और रही बात बहन की, सुविता की तरह मैंने हमेशा तुम लोगों को अपनी बहन ही माना है। और इस तरह इस घर में प्यार की जीत हुई, क्योंकि सच्चे रिश्ते रंग से नहीं दिल से बनते हैं। जब हमारे साथ वही होता है जो हम दूसरों के साथ करते हैं, तब जाकर हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है। भावना की शादी समर से होती है। ससुराल में सास शीला और 5 ननद होती हैं। समर के पिता की कुछ सालों पहले ही एक हादसे में मौत हो जाती है। अब भावना जो है वो तो पूरी तरह से एक संस्कारी लड़की होती है, वहीं उसकी 5 ननद उसका पूरा उल्टा होती हैं। वो पांचों भी बिगड़ैल और बदतमीज होती हैं। नंदों के नाम ऋतु, कीर्ति, प्राची, सुनैना और त्रिशा होते हैं। अरे बेशरम कलमुइयों, कुछ सीखो अपनी भाभी से। अरे रोज सुबह 7 बजे उठकर पूजा पाठ और सबका नाश्ता तैयार करती है, और तुम पांचों भूतनियों की तरह लेट उठती हो। सच में पता नहीं तुम पांचों इतनी नालायक कैसे निकली। भावना पूरे घर में धूपदानी से धूप फैलाती है और मंदिर में दीप जलाकर सास शीला के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और फिर उसे नाश्ता परोसती है।
शीला हमेशा अपनी पांचों बेटियों को भावना की तारीफ करते ताने कसते रहती है, जिससे पांचों नंदों को बहुत गुस्सा आता रहता है। वाओ, आज का आलू का पराठा तो बहुत ही टेस्टी बना है। भावना भाभी, मुझे एक और दे दो। मुझे भी भाभी, और हाँ, साथ में ठंडी लस्सी भी दे दो। अरे निगोड़ियों, कब तक बना बनाया खाना ही खाती रहोगी? पांचों की शादी की उम्र हो गई है, लेकिन आज तक चूल्हा चौका नहीं आता। हनुमान चालीसा बोल के दिखाओ जरा। हाँ, गायत्री मंत्र आता है? तुम पांचों को तो चाय तक बनानी नहीं आती। हमेशा से मैं सिखा गई, लेकिन किसी ने भी सीख के नहीं लिया। माँ, आपने ठान ही लिया है क्या कि आप हमें 24 घंटे सिर्फ ताने ही देती रहेंगी? अरे चिल, जब शादी का टाइम आएगा तब सब मैनेज कर लेंगे ना हम, प्लीज। माँ जी, रहने दीजिए ना, बच्चियां हैं, समय और हालातों के साथ सब सीख समझ जाएंगी, भरोसा रखिए। शीला मुंह बना लेती है। भावना अपने घर के सारे कामों को तो निपटाती ही है, पर साथ ही साथ वो ऑनलाइन भी अपना छोटा सा बिजनेस चलाती रहती है। अपने हाथों से सुंदर सुंदर डिजाइन्स की रजाइयां बनाती है और उन्हें ऑनलाइन बेचती है। हाँ चलो, अब बस ये आखिरी एक रजाई बनानी रह गई है, फिर आज के ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मुझे शाम को भोग प्रसाद बनाना है। माँ जी की खिचड़ी और सब्जी मार्केट जाकर कल के लिए सब्जियां भी तो लानी है। भावना बहुत अच्छे से मल्टीटास्किंग किया करती। वो अपनी हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभाती, कभी भी अपने सर का पल्लू नीचे नहीं आने देती और हर किसी को सम्मान देकर ही बात करती। उसके इसी व्यवहार के कारण सभी उससे बहुत अच्छे से पेश आते, लेकिन उसकी पांचों ननद कभी नहीं। यार, इस भावना भाभी ने तो नाक में दम कर रखा है। माँ को तो बस पॉइंट ही दे दो, भाभी और हम पांचों को कंपेयर करके दुनिया भर के ताने देने का। हाँ, हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस संस्कारी भाभी का। हाँ। तभी अचानक से सुनैना के दिमाग में एक आइडिया आता है। हाँ, आइडिया। बहनों, क्यों ना हम इस संस्कारी बहू को असंस्कारी कर दे तो? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। सुनैना सबको प्लान बताती है और फिर अगले दिन जब भावना घर पर नहीं होती, तभी पांचों ननद उसकी मेहनत से बनाई हुई रजाइयों को फाड़ देती हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाती हैं। घर लौटने के बाद जब भावना अपनी रजाइयों को फटा हुआ देखती है, तभी वो बहुत दुखी हो जाती है और रो पड़ती है। नहीं, ये क्या हो गया मेरी रजाइयों को? रात रात भर जाग कर मैंने इन्हें बनाया था अपने इन्हीं हाथों से। मेरी इतनी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। इतना सारा नुकसान हो गया मेरा, अब मैं क्या करूंगी? भावना को रोते देख पांचों ननद बहुत खुश होती हैं। अगले दिन वो पांचों जानबूझकर भावना के बनाए हुए खाने में ढेर सारा नमक मिला देते हैं, जिससे खाने के बाद शीला और समर दोनों चिल्ला पड़ते हैं। भावना, व्हाट इज दिस? खाने में इतना सारा नमक भी कोई डालता है क्या? मेरा सिर दर्द करने लग गया। अरे भावना बहू, मैंने तुम्हारी तारीफ क्या कर दी, तुम तो बिगड़ते ही जा रही हो। क्या फर्क रह गया है तुम में और इन 5 बेवकूफ लड़कियों में? हा? लेकिन माँ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं रोज खाना बनाकर उसके बाद उसका स्वाद चखती हूँ कि ये कहीं नमक मिर्च कम ज्यादा तो नहीं हो गई है इसमें। मैंने आज भी किया था, तभी तो स्वाद एकदम सही था, फिर अभी ऐसे कैसे हो गया? अब कोई भूत तो आया नहीं होगा घर पे, है जिसने तेरे बाद सारे खाने में नमक डाल दिया हो? ध्यान दो जरा घर के कामों में, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। हाँ, वरना तुम्हें तो पता है मेरा गुस्सा कैसा है। हाँ। शीला को इस तरह भावना को डांटते हुए देख पांचों नंदों को कलेजे में ठंडक मिलती है। अगले दिन पांचों मिलकर भावना के जूस में नींद की दवा मिला देते हैं। अब देखना कैसे ये संस्कारी भाभी घोड़े बेचकर सो जाती है और माँ इस घर को अपने सर पर उठा लेती है। हाँ, बहुत मजा आएगा। फुल ऑन एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। सुबह के 10 बज जाते हैं, तब भी भावना नींद से जागती नहीं है। इन सब के कारण शीला गुस्से से आग बबूला हो जाती है और फिर वो पानी की बाल्टी लाकर भावना के ऊपर पानी फेंकती है और उसे तेज आवाज में चिल्लाते हुए जगाती है। अरे ओ कलमोही करमचली, उठ जा जल्दी से। भावना एकदम से घबरा जाती है और वो झट से अपनी आंखें खोलकर उठकर बैठ जाती है। क्या हुआ माँ जी? ये क्या 10 बज गए?
ये कैसे हुआ? चल चल, अब ज्यादा नाटक मत कर। मैं अच्छी तरह जानती हूँ लेट उठने के बस बहाने ढूंढने लग गई है तू। दिन ब दिन संस्कारी से असंस्कारी होती जा रही है। अरे जरा शर्म कर, तू इस घर की बहू है, नालायक कहीं की। अगर इतना ही कुंभकर्ण बनकर सोना है ना तो अपना सामान उठा और दफा हो जा यहाँ से। हाँ, अपने मायके चली जा। पांचों ननद पेट दबा दबा कर हंसती हैं और बेचारी भावना रोती है। एक रात पांचों ननद घर में बिना बताए क्लब में पार्टी करने जाती हैं और वो भी छोटे कपड़े पहनकर। वहीं देर रात 11 बजे क्लब से आते समय उन्हें कुछ गुंडे घेर लेते हैं और उनके इर्द गिर्द बाइक घुमाने लगते हैं। ओ हसीना जुल्फों वाले, जरा हमें भी देख लो। अरे अपना नंबर दे दो या फिर बैठ जाओ हमारी बाइक पर, जन्नत दिखाएंगे तुम्हें कसम से। गुंडों को देखकर पांचों ननद बहुत घबरा जाती हैं। तभी घर की खिड़की से भावना ये सब देख लेती है और वो बम्बू लेकर वहां जाती है और गुस्से से गुंडों को देखकर चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पांचों नंदों की तरफ आंख उठाकर देखने की? आज तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक करके ही रहूंगी। भावना उन गुंडों को बम्बू से बहुत पीटती है और फिर वो हाथ जोड़कर भावना से माफी मांगते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ये सब देखकर पांचों नंदों को अपनी गलतियों पर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो पांचों भावना को गले लगाकर रोते हुए उससे माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो भाभी, हमने हमेशा आपको गलत समझा, आपको चोट पहुंचाई, लेकिन आपने आज सच में अपना साफ दिल और अपने अच्छे संस्कार साबित कर दिए। सॉरी भाभी, वी लव यू अ लॉट। हम पांचों भी दुनिया की लकी ननद हैं क्योंकि हमारे पास आप जैसी भाभी है। सॉरी भाभी, सॉरी माय डियर भाभी। बस बस रुलाओगी क्या? अब चलो, तुम पांचों का फेवरेट हॉट चॉकलेट बनाया है मैंने। और इस तरह पांचों ननद और भाभी का रिश्ता ठीक हो जाता है और सभी प्यार से एक साथ रहने लगते हैं। दो अलग घरों में दो अलग परिस्थितियों में रहने वाली दो बहुएं, एक तरफ सरला जिसके पास धन नहीं पर दिल में माँ दुर्गा के लिए सच्ची श्रद्धा है, दूसरी तरफ प्रिया जिसके पास सब कुछ है पर दिल में केवल दिखावा है। रमेश जी, आज नवरात्रि का पहला दिन है, माँ दुर्गा आपको जरूर ठीक कर देंगी। सरला, तुम्हारे पास पूजा के लिए कुछ भी तो नहीं है, न फूल, न मिठाई, न नए कपड़े। माँ को सिर्फ सच्चे दिल की जरूरत है, बाकी सब तो दिखावा है। उधर प्रिया अपने भव्य बंगले में आईने के सामने तैयार हो रही है। मम्मी जी, आज मैंने बहुत महंगी साड़ी पहनी है, पंडित जी को भी 5,000 रुपए दे रहे हैं, पूरे मोहल्ले में हमारी पूजा की चर्चा होगी। बेटा, पूजा का मतलब सिर्फ दिखावा तो नहीं होता। अरे मम्मी जी, जितना पैसा खर्च करेंगे उतना ही मान सम्मान मिलेगा। माँ दुर्गा भी देखेंगी कि हमने कितना बड़ा पंडाल लगवाया है। चलिए मम्मी जी, मैं आती हूँ। सरला अपनी छोटी सी झुग्गी को साफ करके अपने हाथों से बने छोटे दिए जलाती है। प्रिया अपने बंगले में महंगे डेकोरेशन और भव्य पंडाल की तैयारी कराती है। बेटा सरला, तो इतनी मेहनत क्यों कर रही है? तेरे पास तो कुछ खास नहीं है चढ़ाने को। माँ जी, मैंने अपने हाथों से दिए बनाए हैं। दूध के लिए पैसे नहीं थे तो पानी में थोड़ा सा चीनी मिलाकर प्रसाद बनाया है। तू सच में समझदार है बेटा। माँ को असली भक्ति चाहिए, दिखावा नहीं। वहीं प्रिया के बंगले में एक से एक पूजा के महंगे सामान आ रहे हैं। पंडित जी, सोने के फूल मंगवाए हैं, 21 किस्म के फल, 51 तरह की मिठाइयाँ। बेटा प्रिया, पूजा का मतलब सिर्फ महंगा सामान तो नहीं। आप बस पूजा कराइए, मैं जानती हूँ कि कैसे माँ दुर्गा को खुश करना है। पैसा है तो सब कुछ है। दोनों बहुओं की पूजा शुरू होती है। एक तरफ सरला अपने टूटे फूटे घर में दिल से पूजा कर रही है, दूसरी तरफ प्रिया अपनी भव्यता दिखाने में व्यस्त है। हे माँ दुर्गा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ खास नहीं है, बस ये सच्चा प्रेम है और ये दुआ है कि मेरे रमेश जी ठीक हो जाएं। सरला, मुझे लग रहा है जैसे सच में माँ दुर्गा यहाँ मौजूद है। इतनी शांति महसूस हो रही है। देखो, 51,000 के फूल हैं, 1 लाख की मूर्ति है, मैंने सबसे महंगा प्रसाद बनवाया है। वाह प्रिया, तुम्हारी पूजा तो बहुत शानदार है। मैंने इस बार 5 लाख खर्च किए हैं, माँ दुर्गा को इससे बहुत खुशी होगी। हाँ, लेकिन प्रिया की पूजा में आध्यात्मिकता की कमी थी। उसी रात दोनों बहुओं के सपनों में माँ दुर्गा का आगमन होता है। बेटी सरला, तेरी सच्ची भक्ति और निष्कपट प्रेम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तूने दिखावा नहीं किया, सिर्फ दिल से पूजा की। माँ, बस मेरे पति को ठीक कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तेरी श्रद्धा का फल तुझे जरूर मिलेगा, तेरे घर में सुख समृद्धि आएगी। प्रिया, तूने केवल दिखावा किया है,
तेरे दिल में अहंकार है, भक्ति नहीं। पैसे से माँ का दिल नहीं जीता जाता। माँ, मैंने तो आपके लिए इतना कुछ किया। जब तक तेरे दिल में सच्चाई नहीं आएगी तब तक तुझे शांति नहीं मिलेगी। अगली सुबह से ही दोनों के जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। सरला के घर में खुशियों का आगमन होता है, जबकि प्रिया के घर में समस्याएं शुरू होती हैं। सरला, मैं ठीक हो गया हूँ। रात भर की कमजोरी गायब हो गई है। रमेश जी, ये कैसे? माँ दुर्गा का चमत्कार है। देखा बेटा, तेरी सच्ची पूजा का फल मिला है। तभी बाहर से आवाज आती है। सरला जी, अरे सरला जी, आप यहाँ हैं? जी, कौन है आप? मैं शर्मा जी का भेजा हुआ हूँ। वे आपके पति रमेश जी को अपनी फैक्ट्री में काम देना चाहते हैं। तनख्वाह 25,000 रुपए महीना। लेकिन मैंने तो कोई अप्लाई नहीं किया था। सर से किसी ने आपकी सिफारिश की है। आइए कल से काम शुरू करिए। प्रिया, बड़ी मुसीबत है। कल रात को गोदाम में आग लग गई। 20 लाख का नुकसान हो गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? कल तो सब ठीक था। और भी बुरी खबर है। हमारा सबसे बड़ा कस्टमर अपना ऑर्डर कैंसिल कर रहा है। लगता है कहीं कोई गलती हो गई है। प्रिया के घर प्रलय सा माहौल है। उधर सरला के घर में खुशियों का सिलसिला जारी रहता है। हर दिन कुछ न कुछ अच्छा होता रहता है। सरला, मैं अभी तक नहीं मान पा रहा। मालिक ने आज ही मुझे सुपरवाइजर बना दिया। अब 35,000 रुपए तनख्वाह होगी। हे माँ दुर्गा, आपने हमें इतना कुछ दे दिया, हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। जबकि प्रिया का अहंकार उसे और भी गहरे गर्त में धकेल रहा है। वो अपनी गलतियों को उस सपने के बाद भी समझने को तैयार नहीं। प्रिया, हमें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना होगा। लगातार नुकसान हो रहा है। ये सब बकवास है। मैंने इतनी महंगी पूजा की थी। माँ दुर्गा को हमारी मदद करनी चाहिए। बेटा, कहीं पूजा में कोई कमी तो नहीं रह गई? कैसी कमी? मैंने 5 लाख खर्च किए थे, उससे ज्यादा और क्या करूं? प्रिया, पैसा खर्च करना ही सब कुछ नहीं होता। शायद हमें अपनी भावनाओं को देखना चाहिए। तुम सब मुझे ही दोष दे रहे हो। मैं सबसे अच्छी पूजा करती हूँ। इन बातों के बीच फोन की घंटी बजती है। हेलो, क्या बैंक लोन की वजह से घर को गिरवी रखना होगा? सरला के बढ़ते सुख के बावजूद भी उसमें विनम्रता और कृतज्ञता बनी रहती है। वो अपनी खुशी को दूसरों के साथ बांटती है। सरला, तू वाकई भाग्यशाली है। तेरे पति का काम भी लग गया और सब कुछ ठीक हो गया। दीदी, मैं तो सिर्फ माँ दुर्गा का शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मेरी छोटी सी पूजा को भी कबूल किया। सरला, आज मालिक ने कहा है कि अगले महीने से कंपनी का छोटा घर भी मिलेगा रहने के लिए। देखा बेटा, जो सच्चे दिल से पूजा करता है, माँ दुर्गा उसकी सुनती है। घर के बिगड़ते हालात देखते हुए धीरे धीरे प्रिया को एहसास होने लगता है कि कहीं न कहीं उससे गलती हुई है, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे सच्चाई स्वीकार करने से रोक रहा है। बेटा प्रिया, मैंने सुना है कि इसी मोहल्ले में एक गरीब औरत की बड़ी किस्मत खुल गई है। किस्मत? सब झूठ होता है। अमीरी ही सब कुछ है। नहीं बेटा, लोग कह रहे हैं कि उसने बहुत सच्चे दिल से नवरात्रि की पूजा की थी। सिर्फ हाथ के बने दिए जलाए थे। आओ, हाथ के बने दिए, और उसे क्या हो गया? उसका बीमार पति ठीक हो गया, अच्छी नौकरी मिल गई, घर में खुशहाली आई है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इतना कुछ किया था। प्रिया, शायद हमें समझना चाहिए कि पूजा का मतलब सिर्फ पैसा खर्च करना नहीं होता। नहीं, ये सब संयोग है। मैं कल और भी महंगी पूजा करूंगी। नवरात्रि के 8वें दिन प्रिया की भव्य पूजा समाप्त होने के कुछ घंटे बाद अचानक प्रिया को तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। प्रिया, तुम्हें क्या हो रहा है? विकास, सांस नहीं आ रही है। तुरंत अस्पताल चलना होगा। हेलो हेलो, एम्बुलेंस जल्दी भेजिए। आपके पति को गंभीर बीमारी है। तुरंत आईसीयू में भर्ती करना होगा। कम से कम 2 से 3 लाख रुपए लगेंगे। डॉक्टर साहब, आपको जो भी करना है करिए, लेकिन मेरी प्रिया को ठीक कर दीजिए। हे माता रानी, मैंने तेरी इतनी भव्य पूजा की, फिर ये क्यों हो गया? लाखों रुपए खर्च किए और अब विकास को कर्ज लेना पड़ रहा है। तभी सरला अंदर आती है। प्रिया जी, मैंने सुना है कि आप बीमार हैं। कैसी तबीयत है? सरला जी, आप यहाँ रात के इस वक्त? तभी सरला एक थैली निकालकर डॉक्टर के सामने जाती है। डॉक्टर साहब, इनका जल्दी इलाज करिए। ये मेरे जीवन भर की जमा पूंजी है, 50,000 रुपए। इससे जो भी हो सके। बहन जी, लेकिन अभी भी 1.5 लाख और रुपए चाहिए। जो भी करना पड़े मैं इंतजाम कर दूंगी, बस इन्हें जल्दी ठीक करिए। सरला जी, आप ये क्यों कर रही हैं? मैंने आपके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। प्रिया जी, माता रानी ने मुझे सिखाया है कि सेवा ही सच्ची पूजा है। आप भी तो मेरी बहन हैं।
वहीं अगली सुबह विकास सरला के पास आया। सरला जी, आपने जो किया मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। भैया एहसान क्या है, ये तो धर्म है। सरला जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैंने हमेशा आपको छोटा समझा। अरे नहीं बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सरला जी, मैंने लाखों रुपए दिखावे की पूजा में बर्बाद किए और आपने अपनी गाढ़ी कमाई मेरे लिए दे दी। सच्ची भक्त तो आप हैं। प्रिया जी, माता रानी सबको प्यार करती हैं, आपकी भी उन्होंने परीक्षा ली है। अगर यही पैसा मैंने किसी जरूरतमंद पर लगाया होता तो शायद माँ ज्यादा खुश होती। मैंने तो सिर्फ अपना अहंकार दिखाया था। वहीं कुछ दिन बाद प्रिया ठीक होकर घर वापस आती है। बेटा तू ठीक हो गई, और सरला तू ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। सरला जी, अब आप मुझे सिखाइए कि सच्ची पूजा कैसे करते हैं, मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। बहन जी, सच्ची पूजा दिल से होती है, जेब से नहीं। दूसरों की सेवा में माता रानी सबसे ज्यादा खुश होती हैं। मैं वादा करती हूँ कि अब कभी दिखावा नहीं करूंगी। जो पैसा मैं फालतू खर्च करती थी उससे गरीबों की मदद करूंगी। प्रिया, तुम्हारा ये बदलाव देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अचानक घर में एक दिव्य रोशनी फैलती है। बेटी प्रिया, तेरे सच्चे पश्चाताप और विनम्रता को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। अब तेरे घर में भी सुख शांति वापस आएगी। माँ, आपने मुझे एक और मौका दिया। मैं वादा करती हूँ कि अब कभी अहंकार नहीं करूंगी। उस दिन के बाद प्रिया के घर में बदलाव आना शुरू हो गया। प्रिया, बहुत अच्छी खबर है। जो कस्टमर ऑर्डर कैंसिल किया था वो वापस आया है, 2 गुना ऑर्डर देने की बात कर रहा है। ये सब माँ दुर्गा की कृपा है। और भी खुशखबरी है, इंश्योरेंस कंपनी ने गोदाम के नुकसान का पूरा पैसा देने की बात कही है। उस दिन के बाद प्रिया का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने समझ लिया कि माता रानी भी उन्हीं की मनोकामना पूरी करती है जो सच्चे दिल से भक्ति करते हैं और मानवता की सेवा करते हैं। दिल्ली की एक गरीब बस्ती में रहने वाले राजेश के परिवार पर मानो दुर्भाग्य का पहाड़ टूट पड़ा था। व्यापार में घाटा, घर गिरवी और अंत में पति का घर छोड़कर चला जाना। प्रिया के सामने केवल अंधेरा ही अंधेरा था। अब क्या होगा प्रिया? राजेश तो भाग गया, घर गिरवी है और खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं। सब तेरी मनहूसियत की वजह से हो रहा है। हाँ माँ जी, अब जो हो गया सो हो गया। अब आर्यन की पढ़ाई का क्या होगा, ये भी पता नहीं कहाँ चले गए। कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। माँ, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, कहीं मजदूरी करके पैसे लाऊंगा। कभी नहीं, तू पढ़ेगा लिखेगा और बड़ा आदमी बनेगा। तेरी माँ अभी जिंदा है। बिल्कुल माँ, पापा के जाने के बाद अब मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। पढ़ाई भी कर लूंगा, लेकिन आपको परेशान नहीं देख सकता मैं। नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, क्यों ना मैं एक छोटा सा वैष्णव ढाबा खोलूं? ढाबा? तू जो रोज खाना जलाती है वो ढाबा चलाएगी? अरे तेरे हाथ का खाना तो कुत्ता भी नहीं खाता। हाँ माँ जी, मैं सीख जाऊंगी। भगवान और मेहनत पर भरोसा है, आप बस देखती जाइए। अपनी अलमारी से अपने कीमती जेवर निकालते हुए प्रिया आर्यन को देखकर बोलती है, आर्यन, माँ को ये गहने बेचने पड़ेंगे। नहीं माँ, ये तो पापा ने शादी में दिए थे। बेटा, सोना चांदी तो वापस आ जाएगा, लेकिन तेरा भविष्य एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। अरे वाह, अब बहू ढाबे वाली बनेगी। देखती हूँ कितने दिन चलता है तेरा ये नाटक। प्रिया ने अपने गहने बेचकर एक छोटी सी दुकान ली। नवरात्रि के पावन दिनों की शुरुआत के साथ ही उसने अपने ढाबे का उद्घाटन किया। पहले दिन सुबह 4 बजे उठकर व्रत का खाना बनाना शुरू किया। हे भगवान, मुझे हिम्मत देना, आर्यन के लिए कुछ भी करूंगी। माता रानी, इस नवरात्रि में अपनी कृपा बनी रहे बस। बहन जी, क्या मिलता है यहाँ? व्रत का खाना है क्या? जी हाँ, साबूदाना खिचड़ी, कुट्टू के पराठे और सिंघाड़े के पकौड़े हैं। सब कुछ शुद्ध तरीके से बना है। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट है। इतना शुद्ध खाना कहीं नहीं मिलता, कल भी आऊंगा। दूसरे दिन जब आसपास के लोगों को पता चला कि नया ढाबा खुला है और वहाँ बेहतरीन व्रत का खाना मिलता है, तो व्रत रखने वाले भक्त भी खाने के लिए आने लगे। बहन, मैंने सुना है यहाँ बहुत अच्छा फलाहार मिलता है। मेरा व्रत है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ बहन जी, यहाँ सब कुछ शुद्ध है। माता रानी की कृपा से व्रत वालों के लिए ही ये दुकान शुरू की है। अरे यार, ये तो कमाल है। नवरात्रि में इतना अच्छा व्रत का खाना मिल जाए तो क्या बात है। इसकी साबूदाना खिचड़ी तो बहुत लाजवाब है। माँ, मैंने स्कूल में सबसे कहा कि मेरी माँ ढाबा चलाती है, तो सभी हंसने लगे। बेटा, मेहनत में शर्म नहीं, गर्व होता है। तू पढ़ाई पर ध्यान दे, माता रानी का आशीर्वाद है हम पर। देख लिया ना, लड़के को स्कूल में शर्मिंदा होना पड़ा है। छोड़ दे ये सब। माँ जी, आज सिर्फ 80 रुपए मिले, लेकिन कल और मेहनत करूंगी। नवरात्रि में माता रानी का प्रसाद बांटने का मौका मिला है। हाँ भाई, मैडम जी करोड़पति बनने वाली है।
देखते हैं कब तक तेरा ये नाटक चलता है। मेरा बेटा होता तो आज ये नौबत ना देखनी पड़ती। ढाबे में प्रिया 15-16 घंटे काम करती और अपने परिवार को पालती, साथ में सास की जली कटी भी सुनती। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। अरे प्रिया, सुना है रात दिन ढाबे में काम करती रहती है। पति ना भागा होता तो अब ये सब ना करना पड़ता ना। दीदी, मेहनत करना पाप नहीं है। मैं अपने बेटे का भविष्य बना रही हूँ। और हाँ, मेरे पति भागे नहीं हैं, वो जल्द ही वापस आएंगे। अरे लेकिन रात के 11 बजे तक काम, ये कोई जिंदगी है? कोई नहीं दीदी, जैसी भी है मैं खुश हूँ। अब बस यही जिंदगी है। आपको कुछ काम नहीं तो जा सकती हैं यहाँ से आप। कमला मुंह बना के वहां से चली जाती है। तभी प्रिया का बेटा किताबें लेकर उसके पास आता है। माँ, आपकी आंखों में कितनी सूजन है, आराम कर लो। नहीं बेटा, तेरे लिए नई किताबें लानी है, पैसे कम पड़ रहे हैं। दिन भर ढाबे में खटती रहती है, फिर रात को घर का काम। ये कोई जिंदगी है? विकास सही कह गया था, तू कुछ नहीं कर सकती। माँ जी प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ। आज कम से कम मुझे हिम्मत दीजिए आप। दादी, माँ इतनी मेहनत कर रही हैं और आप उन्हें ऐसे नहीं बोल सकती। अरे तू माँ की तरफदारी करेगा? देख कैसे हाथ काले हो गए इसके। हे भगवान, मुझसे कुछ गलती हो रही है क्या? बेटा तू बस पढ़ाई में ध्यान दे, माँ सब संभाल लेगी। अपने बेटे को समझा के प्रिया उसे सुला देती है, मगर रात भर उसे पैसों की तंगी खाए थी। वहीं अगली सुबह ढाबे में एक व्यक्ति आता है। बहन जी, आपका खाना बहुत स्वादिष्ट है और इतना साफ सुथरा। धन्यवाद जी, मैं पवित्रता और सफाई का खास ख्याल रखती हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सामान उधार ले सकती हैं व्यापार बढ़ाने के लिए। जी, लेकिन अगर पैसे वापस ना कर पाई तो? कोई बात नहीं, आपकी मेहनत देखकर लगता है कि आप जरूर सफल होंगी। उस अनजान व्यक्ति की मदद से प्रिया ने अपना ढाबा बढ़ाया। धीरे धीरे 2 महीने बाद उसकी जिंदगी में नया मोड़ आया, जैसे मानो माता रानी की सीधी कृपा उस पर पड़ी हो। अरे बहन जी, मैं पास की दुर्गा मंदिर का पुजारी हूँ। प्रणाम पंडित जी, कैसे आना हुआ? आपके यहाँ का खाना बहुत शुद्ध और सात्विक है। क्या आप मंदिर के लिए प्रसाद और भंडारे का खाना बना सकती हैं? सच में पंडित जी, मैं तो सिर्फ छोटे मोटे व्रत का खाना बनाती हूँ। बहन जी, आपके हाथ में भक्ति है। मंदिर में रोज 100 लोगों को भोजन चाहिए। महीने के 5,000 रुपए मिलेंगे। हाँ पंडित जी, ये तो माता का आशीर्वाद है। उसी 1 सप्ताह बाद ही उसको एक एनजीओ से बड़ा ऑर्डर मिला। आप प्रिया जी है ना? जी हाँ, आप कौन है? मैं सेवा संघ एनजीओ से हूँ। हमें आपके बारे में पता चला, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। धन्यवाद मैडम। हमें गरीब बच्चों के लिए रोज 200 लोगों का खाना चाहिए। क्या आप बना सकती हैं? महीने के 8,000 रुपए मिलेंगे। इतना बड़ा ऑर्डर? लेकिन मैं अकेली हूँ। आप 2 लड़कियों को हेल्प के लिए रख सकती हैं, हम पैसे दे देंगे। इतनी बड़ी बात से प्रिया मानो झूम सी गई। वो तुरंत घर में खुशी से भाग के आई। आर्यन, आर्यन, सुन सुन, मंदिर और एनजीओ से ऑर्डर मिल गए हैं। सच में माँ? अब तो अच्छी किताबें आ जाएंगी। है? ये क्या हो रहा है? मंदिर से ऑर्डर? माँ जी, माता रानी मेहनत करने वालों का साथ देती हैं। अब मैं रोज सुबह 3 बजे उठकर खाना बनाऊंगी। माँ, मैं भी स्कूल के बाद आपकी मदद करूंगा। प्रिया की मेहनत रंग लाने लगी। अब उसके यहाँ 2 हेल्पर काम करती थी। मंदिर, एनजीओ और नियमित ग्राहकों से अच्छी आमदनी होने लगी। बहन जी, अब तो आपका नाम पूरे इलाके में फैल गया है। हाँ अंकल जी, माता की कृपा है, लेकिन काम बहुत बढ़ गया है। माँ, मैंने 9वीं में टॉप किया है। टीचर ने कहा है कि मैं इंजीनियर बन सकता हूँ। सच में बेटा? हे माता जी, आपका शुक्र है। बहन जी, अब आपको बड़ी जगह लेनी चाहिए, रेस्टोरेंट खोलिए। जी, सोच रही हूँ। माँ, मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ, मैं आपके साथ बिजनेस प्लान बनाऊंगा। आर्य ने 10वीं पास करके माँ के साथ मिलकर ढाबे को एक सुंदर रेस्टोरेंट में बदल दिया। अब यहाँ 10 लोग काम करते थे। माँ देखिए, हमारे रेस्टोरेंट का बोर्ड कितना सुंदर लग रहा है। बेटा, ये सब तेरी पढ़ाई और मेहनत का फल है। प्रिया जी, आपके यहाँ का खाना अब 5 मंदिरों में जाता है। और हमारे 3 एनजीओ में भी आपने गरीब बच्चों को कितना अच्छा खाना दिया है। 2 साल बाद ढाबे से बने रेस्टोरेंट में ताबड़तोड़ भीड़ के बीच अचानक विकास का प्रिया के सामने फटे कपड़ों में आना होता है। प्रिया, मैं। हाँ, विकास, तुम यहाँ? पापा, अब क्यों आए हैं? जब हमें जरूरत थी तब कहाँ थे? बेटा, मैं बहुत गलत था।
प्रिया, तुमने जो कर दिखाया ये सब तुम्हारी मेहनत से हुआ है, मुझे माफ कर दो। अब आया है मेरा नालायक बेटा। जब प्रिया रात दिन काम में पिसती थी तब कहाँ था तू? थोड़ी सी मुसीबत आई नहीं कि भाग गया था मुंह उठा के। माँ जी गुस्सा मत कीजिए। माँ, मैं प्रिया से माफी मांगने आया हूँ। तुमने जो इज्जत और नाम कमाया है मैं उसके लायक नहीं हूँ। बहू, मैंने तुझे कितने ताने दिए, माफ कर दे। आज तू हम सबकी इज्जत है। तेरी वजह से मेरा नालायक बेटा भी आज मेरे पास वापस आ गया। सब भगवान की माया है। परिवार बिखरा था, आज फिर जुड़ गया। माँ, आप हमारी हीरो हैं। आपने हमें कभी हार नहीं मानने दी। प्रिया जी, आपकी कहानी हमारे लिए प्रेरणा है। बहन जी, आपके हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। सभी का प्यार और दुआएं हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा ने हिम्मत दी थी, आज तक साथ निभाया है माँ ने। प्रिया की ये कहानी बताती है कि मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत से इंसान कैसे भी हालात में सफल हो सकता है। उसका छोटा सा ढाबा आज शहर का प्रसिद्ध रेस्टोरेंट था, जो मंदिरों और एनजीओ तक पहुंचा था। सच में नारी शक्ति के सामने हर मुश्किल छोटी है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर शुरू हुआ ये सफर आज एक प्रेरणादायक गाथा बन चुका है। गर्मियों की चिलचिलाती धूप के बाद आखिरकार बारिश भी आ गई, लेकिन राज और उसके पिता रमेश के लिए ये खुशी की बारिश नहीं बल्कि परेशानी की बूंदें लेकर आई थीं। पापा जी, देखिए ना, फिर से छत से पानी टपक रहा है। रसोई की दीवार भी गिरने लगी है। चलिए कहीं दूसरी जगह बैठ जाते हैं, वरना यहां भीग जाएंगे। बेटा राज, क्या करूं? 30 साल फैक्ट्री में काम करके भी सिर्फ 8,000 रुपए मिलते हैं। तेरी आमदनी भी इतनी नहीं है। महंगाई में खाना दवा निकालने के बाद कुछ बचता ही नहीं है। अपनी पूरी जिंदगी में मैं तुम्हें पक्का घर भी नहीं दे सका। पापा जी, राजा जी, रोने से कुछ हल नहीं होगा। हम हार नहीं मान सकते। मैंने भी तो सपने देखे थे इस घर में आकर। थोड़ा थोड़ा करके घर की जरूरत को पूरा कर भी रहे हैं। बाकी हम सब मिलके आगे भी ठीक कर लेंगे। परेशान मत होइए आप। नेहा, तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे अपने ऊपर शर्म आती है। मैं तो अपनी बीवी को एक ढंग की छत भी नहीं दे सका। राज जी, प्यार सिर्फ छत से नहीं मिलता, मेहनत और एक दूसरे के साथ मिलता है। आप दोनों मेरे साथ हैं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगली सुबह नेहा ने देखा कि फैक्ट्री से राज के साथ कुछ फटे हुए मैगी के पैकेट और टूटी पेप्सी की बोतलें आई थीं। नेहा के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। राज जी, ये सब क्या है? अरे नेहा, फैक्ट्री में ये सब कबाड़ फेंका जा रहा था। मैं गाड़ी में डाल के इसे किनारे फेंकना भूल गया। अभी खाना खा के इसे बाहर डाल दूंगा। अरे वाह राज जी, ये तो सोना है सोना। मैगी की ये पैकेट सिर्फ ऊपर से फटे हैं, अंदर का सामान बिल्कुल ठीक है। बेटी, इस कबाड़ में तुझे क्या दिख रहा है जो इतना खुश हो गई हो तुम? पापा जी, अगर मैं कहूँ कि इसी कबाड़ से हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? पागल हो गई हो क्या तुम? या कोई भूत वूत चढ़ गया है तुम्हारे ऊपर? कुछ भी मतलब बोलती हो जी तुम। अरे नहीं राजी, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा पापा, आपको तो मेरी बात पर यकीन है ना? बस एक बार मेरा प्लान तो सुनिए और विश्वास कीजिए, फिर देखिए आपकी बहू क्या से क्या करती है। ठीक है बहू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जो भी करोगी मैं और राज हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। हाँ, देखिए घर के सामने जो खाली जगह है ना, वहाँ हम एक छोटा सा ढाबा खोल सकते हैं। इन मैगी पैकेट्स को साफ करके एक सुंदर सा वॉलपेपर बना के उसे छत और दीवारों के लिए इस्तेमाल करेंगे। पेप्सी की खाली बोतलों से टेबल, कुर्सी और रंग बिरंगी लाइटिंग बनाएंगे और प्लांट्स लगा देंगे कुछ नए तरीके से। दिमाग तो अच्छा लगाया बहू, लेकिन ये कैसे संभव है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। पापा जी, आपका आशीर्वाद है, राज जी का प्यार है और मेरे अंदर हिम्मत है। बस यही तो चाहिए ना। अब मैं भी अपने घर को संवारूंगी, आप देखते जाइए बस। लेकिन नेहा, लोग आएंगे क्यों? और खाना कैसे बनाएंगे? और क्या बनाएंगे? अरे मेरे पति परमेश्वर, आप परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं। हम अपने नए ढाबे में मैगी बनाएंगे बस, और वो भी सिर्फ 10 रुपए में गर्मा गर्म मैगी और 15 रुपए में ठंडी पेप्सी, जो फैक्ट्री के मजदूर से लेकर छात्र सभी को पसंद आएगी। बस एक बार करके देखिए। अगर नहीं चला तो कम से कम ये उम्मीद तो रहेगी ना कि हमने कोशिश तो की। प्रिया बेटी, इतने सालों में मैंने कभी ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई। तू सच में हमारे घर की लक्ष्मी है। ठीक है नेहा, करते हैं कोशिश। अब हार मिले या जीत, मगर तेरे साथ हैं हम।
अगले 5 दिनों तक तीनों ने दिन रात मेहनत की। दिन भर फैक्ट्री में काम करते, फिर रात भर ढाबा की साज सज्जा में लग जाते। सबके हाथों में छाले थे, आंखों में नींद की कमी, लेकिन दिल में सपनों का जुनून लिए उनका छोटा सा ढाबा बन के तैयार हो गया। राज जी देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा जुगाड़ू ढाबा। ये सब हमने अपने हाथों से बनाया है। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था जिसे मैं कूड़ा समझ रहा था तुम उसे इतना सुंदर ढाबा बना दोगी। वाह मेरी रानी, मुझे तुम पर गर्व है। नेहा बेटी, 55 साल की उम्र में तूने मुझे सिखाया कि हार मानना कितनी बड़ी गलती है। तू सच में हमारे घर की महालक्ष्मी है। पापा जी, ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, ये हम तीनों के सपनों का घर है। अकेली तो मैं एक ईंट भी नहीं रख सकती थी। तभी दूर से पहले ग्राहक के आने की आवाज आई। अरे यार, ये क्या है? कितना यूनिक ढाबा है। सब कुछ मैगी पैकेट और पेप्सी बोतलों से बना है। बहुत सुंदर यार। अच्छा, कुछ खाने को है? हाँ बिल्कुल, हमारे पास एक प्लेट गर्मा गर्म मैगी 15 रुपए में और ठंडी पेप्सी 10 रुपए में मिलती है। एक बार ट्राई कीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। और जगह भी कितनी अच्छी तरह से सजाई है आप लोगों ने। सच में जितना नए तरीके से बना ये ढाबा है उतना ही टेस्टी मैगी भी है। भाभी जी, आपके हाथों में जादू है जिसका तो कोई जवाब नहीं। बस 10 दिन में जुगाड़ू ढाबा पूरे मोहल्ले की जुबान पर चढ़ गया। लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि इस अनोखे जुगाड़ को देखने भी आते थे। हर ग्राहक के साथ नेहा, राज और रमेश का हौसला बढ़ता जा रहा था। भैया, ये ढाबा तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हर कोई इसे इको फ्रेंडली ढाबा बोल रहा है। ये बात दिल्ली तक में पहुंच गई है। यार सच में कबाड़ का इतना शानदार इस्तेमाल मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ के लोगों में कितनी कला है। नेहा, तू देख रही है ना, अब रोजाना 700-800 रुपए की कमाई हो रही है। अगर ऐसे ही सब भगवान की कृपा से ठीक चला तो हम जल्द ही अपना नया घर भी खरीद लेंगे। और इन सब का श्रेय भी तुमको जाता है। मुझे तुम पर गर्व है भाग्यवान। नेहा बेटी, तूने सच में हमारी किस्मत ही बदल दी। अब तो घर की मरम्मत भी हो जाएगी और हम सबका भविष्य भी संवर जाएगा। ये सब तेरे तेज दिमाग की वजह से हुआ, वरना आज भी हम लोग उसी गरीबी में दिन काट रहे होते। पापा जी, राज जी, ये सब हमारी मेहनत, प्यार और एक दूसरे के साथ का नतीजा है। भगवान का शुक्र है कि आपने मेरा भरोसा किया और हार नहीं मानी। नेहा, तुम्हारे इस जुगाड़ ने हम सब की जिंदगी ही बदल दी। बस 10 दिन में जुगाड़ू ढाबा का असली बदलाव तब आया जब स्कूल के बच्चे नेहा की स्पेशल मैगी का स्वाद चखने लगे। भैया, ये ढाबा तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हेल्दी मैगी वाली आंटी के नाम से। आंटी जी, हमें भी वो स्पेशल मैगी चाहिए जिसमें गाजर, मटर और प्याज होते हैं। हाँ आंटी, मेरी मम्मी कहती है कि आपकी मैगी में सब्जी भी होती है, इसीलिए हेल्दी होती है। घर पर तो मम्मी सिर्फ प्लेन मैगी देती है। हाँ बेटा, आंटी आपके लिए गाजर, मटर, प्याज, टमाटर डालकर हेल्दी मैगी बनाती हैं। आपको मजा भी आएगा, साथ ही हेल्थ और टेस्ट भी मिलेगा। तभी अचानक उस ढाबे पर 15-20 स्कूली बच्चे एक साथ आ जाते हैं। अरे नेहा, इतने सारे बच्चे, इतनी मैगी कैसे बनेगी? हमारे पास तो सिर्फ 2 चूल्हे हैं। बेटी, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इतने ऑर्डर सब्जी कहाँ से लाएंगे? पैसे कहाँ से आएंगे? पापा जी, राज, आप परेशान मत होइए। बेटा, आप सब 5 मिनट वेट करो, आंटी सबके लिए स्पेशल मैगी बनाकर देंगी। राज जी, आप जल्दी से बाजार से सब्जी ले आइए। पापा जी, आप दूसरा चूल्हा तैयार कर दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। कुछ टाइम बाद ही मैगी बनके तैयार हो गई, जिसे बच्चों ने बड़े चाव से खाया। उस दिन से जुगाड़ू ढाबा सिर्फ एक ढाबा नहीं रहा, बल्कि बच्चों के लिए हेल्दी खाने का केंद्र भी बन गया। और हाँ, बच्चों को हेल्दी खाना देना भी जरूरी है। जब बिजनेस करें तो सोसाइटी की भलाई भी सोचनी चाहिए। 3 महीनों बाद जुगाड़ू ढाबा शहर के सबसे लोकप्रिय ढाबों में से एक बन गया था। नेहा ने दिखाया था कि हिम्मत, एकता और सोच से कैसे मुश्किल हालात को अवसर में बदला जा सकता है। देखा जी, मैंने सही कहा था ना कि कबाड़ भी काम आ सकता है, बस नजरिया सही होना चाहिए। सच में, जो चीजें हम फेंक देते हैं वही हमारी किस्मत बदल सकती हैं। गरीबी कोई शर्म की बात नहीं है, शर्म की बात है कोशिश ना करना, हार मान लेना। बहू, तुमने मेरे जैसे बूढ़े आदमी को सिखाया कि उम्र से कुछ नहीं होता। अगर हिम्मत हो और परिवार का साथ हो तो कुछ भी संभव है। और इस तरह नेहा, राज और रमेश की ये कहानी हमें सिखाती है कि जुगाड़, हिम्मत और पारिवारिक एकता के सामने कोई भी मुसीबत छोटी है। कबाड़ भी काम आ सकता है, गरीबी भी ताकत बन सकती है। बस जरूरत है सही नजरिए और मेहनत की। एक गांव में 2 बुढ़िया रहती हैं, जिनके नाम नीला और वसुधा होते हैं।
एक समय में वो दोनों पक्की दोस्त हुआ करती थी, लेकिन नीला वसुधा की तरक्की से जलने लगी और उसी ने बातचीत बंद कर दी। वसुधा पूरे गांव में अपनी मसाला मैगी के लिए फेमस होती है। वो अलग अलग प्रकार के मसालों को डालकर मैगी बनाकर बेचती है और वो ग्राहकों को बहुत पसंद आती है। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। मैगी मसाला भी आपके मसालों के आगे फेल है वसुधा काकी। आपके मैगी में कुछ अलग सी ही बात है सच में। वाकई में आपके ठेले की मैगी इस गांव की नहीं बल्कि मैं तो कहती हूँ दुनिया की नंबर 1 मैगी है। ऐसी मैगी बनाने वाला कोई पैदा ही नहीं हो सकता। रूही बेटी, इतनी तारीफें सुनकर तो मैं अपना होश ही खो बैठूंगी। मुझे यकीन नहीं होता कि लोगों को मेरी बनाई हुई मैगी इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है। सच में मैं बहुत खुश हूँ कि लोग मेरे मैगी के इतने चहेते हैं। रूही वसुधा काकी के पास अक्सर मैगी खाने आया करती है। वो एक शहर में पढ़ने वाली लड़की होती है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए और गांव की लाइफ जीने के लिए अपनी नानी के यहाँ गांव आई होती है। इसीलिए वसुधा और रूही दोनों की खूब जमती है। ऐसा एक दिन नहीं जाता जब वसुधा के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ न हो। हर रोज ढेरों ग्राहक वसुधा की मसाला मैगी खाने आया करते हैं। ये सब देखकर नीला को बहुत जलन होती है। नहीं, मैं इस वसुधा को अपने जीवन में इतनी आगे जाते हुए नहीं देख सकती। ये जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। मुझे भी इसकी तरह तरक्की करनी है। मैं भी अब मैगी बनाकर बेचूंगी। हाँ, मैं इससे भी सस्ते दाम में बेचूंगी ताकि ग्राहक मेरे पास ही मैगी खाने आए और तब अपने आप वसुधा को अपना मैगी ठेला बंद करके ये गांव छोड़कर जाना होगा। नीला भी अब गांव में मैगी बेचने लगती है, लेकिन सस्ते दाम में मैगी बेचने के बाद भी उसकी मैगी की इतनी बिक्री नहीं होती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। दाम सस्ता करने के बावजूद भी ये सारे बेवकूफ गांववासी हैं कि बस वसुधा की ही मैगी खाने जा रहे हैं। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। अब तू देख वसुधा, कैसे तेरे लिए मुश्किलें खड़ी करती हूँ मैं। एक दिन नीला वसुधा के घर में से चुपके से पैसे चुरा लेती है और पैसों को गायब देख वसुधा बहुत घबरा जाती है और चिंताग्रस्त हो जाती है। अब मैं क्या करूं? हे राम, मुझे थोड़ा बहुत सामान खरीदना है। मेरी 2 महीने की कमाई थी, वो चोरी हो गई। ये अच्छा नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? वसुधा अपने घर पर पड़े पुराने बर्तन बेचती है और उन पैसों से अपने जरूरी खर्चे पूरे करती है। वसुधा पर मुसीबत आने के बाद भी उसने उसका सामना किया। ये देखकर नीला को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो फिर एक बार मौके पे चौका मारते हुए रात में वसुधा के घर पर चुपके से घुस जाती है और मैगी में डालने के लिए जो मसाले वसुधा बनाती है उनमें वो मिलावट करती है। अब मैं इन मसालों में मिलावट कर देती हूँ और अब जब वसुधा इन मसालों का इस्तेमाल करके कल मैगी बनाएगी तभी सारे ग्राहक उससे बीमार हो जाएंगे और फिर वसुधा को इस गांव से ही निकाल दिया जाएगा। और फिर मैं आसानी से मैगी बेचकर पैसे कमा पाऊंगी। कौन है वहाँ? हाँ, कौन है? लगता है वसुधा उठ गई। हे भगवान, मुझे यहाँ से जाना होगा। कौन है? मुझे ऐसा क्यों लगा कि अभी अभी मेरी रसोई की खिड़की से कोई भागा है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। इतने अंधेरे में कोई कहाँ आएगा। वसुधा फिर से सो जाती है। अगले दिन नीला को बेसब्री से इंतजार होता है कि कब वसुधा उन मिलावट वाले मसालों से मैगी बनाए और कब उसे ग्राहकों से गालियां पड़े। लेकिन जब वसुधा उन मिलावट वाले मसालों से मैगी बनाती है तब गलती से मैगी की कढ़ाई ही पलटकर नीचे गिर जाती है और सारी मैगी खराब हो जाती है। हे राम, सारी की सारी मैगी खराब हो गई। आज ही इतना सारा नुकसान होना था क्या मेरा? कोई बात नहीं वसुधा काकी, आप चिंता मत कीजिए। आपको ये जितना भी नुकसान हुआ है मैं आपको उसके पैसे दे दूंगी। नहीं नहीं रूही बेटी, ऐसा मत करो। मैं किसी का एहसान नहीं चाहती। तुम बस उसी के पैसे देना जो मैगी तुमने खाई हो, ठीक है? इतनी मेहनत से मैंने इतनी बड़ी चाल चली थी, लेकिन सारी मेहनत पानी में चली गई। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी और मैं तो अपनी चाल चलती ही रहूंगी। अब अगली चाल इतनी खतरनाक होगी
कि वो तो कामयाब होकर ही रहेगी। हाँ। नीला अब पिछली रात की तरह फिर से वसुधा के घर में चुपके से घुसती है और इस बार वो उसके मसालों में छोटे छोटे कंकड़ मिलाती है और अगले दिन नीला की ये चाल कामयाब होती है। वसुधा ग्राहकों को कंकड़ से भरे मसालों से बनी हुई मैगी ही खाने के लिए देती है, जिसके बाद सभी तबीयत खराब हो जाती है और गांव के फूड इंस्पेक्टर आकर बेचारी बेकसूर वसुधा को गिरफ्तार करने आते हैं। चलिए वसुधा जी, आपके खिलाफ एक नहीं बल्कि कई सारे लोगों ने कंप्लेंट दर्ज की है। आपको फूड कंटेमिनेशन के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है और पूरे 1 साल तक जेल में कैद रखा जाएगा। क्या? इंस्पेक्टर साहब मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने मैगी में कंकड़ नहीं मिलाया था, न जाने कैसे। चुप रहिए वसुधा जी। हर चोर अपनी चोरी पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। हम आप जैसे लोगों को भली भांति जानते हैं। नीला ये सब देखकर बहुत खुश होती है। वहीं अब वसुधा को जेल में कैद कर दिया जाता है और नीला गांव में मैगी बेचना जारी रखती है और वसुधा के मैगी ठेले के बंद होने के बाद अब ग्राहक नीला के यहाँ ही मैगी खाने आते हैं। जब वसुधा की सबसे चहेती ग्राहक रूही को ये सब पता चलता है तब वो भौचक्का रह जाती है और उससे मिलने जेल में जाती है। वसुधा काकी, ये लीजिए, आपके लिए मैंने खाना लाया है। धन्यवाद रूही बेटी। वसुधा काकी, मैं जानती हूँ आप निर्दोष हैं, आपने मैगी में कोई मिलावट नहीं की है, लेकिन जिसने भी ये गलत काम किया है ना, मैं उससे पकड़ कर ही रहूंगी। आप मैगी बनाने से पहले 10 बार हर एक चीज साफ करती हो। गांव में आपसे ज्यादा स्वच्छता से कोई नहीं बरतता है ये सब। मैं आपको इस जेल से बाहर निकाल कर ही रहूंगी काकी। धन्यवाद बेटी। बेटी, एक बात कहूँ, हो न हो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरी सहेली जो मुझसे जलती है, नीला, ये उसी की काली करतूत है। नीला? यानी वो दूसरी मैगी वाली? हाँ रूही बेटी, वो मुझसे जलती है, इसीलिए उसने मुझसे दोस्ती भी तोड़ दी और मुझसे मुकाबला करने के लिए उसने भी मैगी बेचना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पत्ता साफ करने के लिए उसने ये चाल चली होगी। अब रूही नीला के पास जाती है और चुपके से उसे देखती रहती है और जब नीला रात में अपने कमाए हुए पैसे गिनती है तभी वो अपने आप से कहती है, क्या दिन आ गए हैं तेरे नीला। वाह वाह, मेरी तो मानो लॉटरी ही लग गई है। बेचारी वसुधा जेल में सड़ रही होगी और मैं यहाँ उसकी गैर मौजूदगी में इतने सारे पैसे कमा रही हूँ। किसी को नहीं पता कि उसे जेल भेजने वाली मैं ही हूँ। मैंने ही उसके मसाले में कंकड़ मिलाए थे। क्या? रूही ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और वो तुरंत पुलिस को जाकर दिखाती है, जिसके बाद पुलिस नीला को गिरफ्तार कर लेती है और बेगुनाह वसुधा जेल से छूट जाती है और खुशी से अपनी मसाला मैगी बेचने लगती है और बहुत आगे जाती है।